आपने सुना होगा कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता भी नहीं है। ऐसी कुछ कहानी है अमेरिका की भी। अमेरिका में असल में जो लोग रह रहे हैं वो अमेरिका उनका है ही नहीं, बल्कि जो लोग अमेरिका देश के असली मालिक थे उनको वहां से मार मार के भगा दिया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनको मदद के नाम पर जानबूझकर इन्फेक्टेड कपड़े दिए गए ताकि उनमें बीमारी फैले और आसानी से उनका सफाया किया जा सके। उनके ऊपर इतने अत्याचार किए गए कि उनकी जनसंख्या 1492 के अंदर 10 करोड़ के लगभग थी। धीरे धीरे करके उन्हें इतना दबाया और कुचला गया कि आज अमेरिका की पॉपुलेशन के सिर्फ 2% ही रह गए हैं। अमेरिका के बारे में कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया से छुपाया गया है। अमेरिका जैसे कई और देश भी हैं जिनको यूरोपियन कॉलोनियल पावर ने लगभग खत्म कर दिया और वहां पर बसा दिए खुद के लोग, ताकि हमेशा हमेशा के लिए वो देश उनके हो जाए। यूरोपियन लोग इतने एडवांस थे कि उन्हें पहले ही पता था कि अगर किसी देश को आजाद भी करना पड़े तब भी वो कैसे बाद में भी उनके अधिकार में रहेंगे। तो चलिए अमेरिका के उस समय में चलते हैं जब अमेरिका पर एशियन लोगों का राज हुआ करता था। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 15वीं सदी के इतिहास को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, जब यूरोपियन देश समुद्री रास्ते से नए इलाके खोजने और उन पर कब्जा जमाने अपने देशों से बाहर निकले। इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। पहला 15वीं-16वीं सदी में पहली लहर आई जिसमें पुर्तगाल और स्पेन का वर्चस्व था। 1415 में पुर्तगाल ने सबसे पहले अफ्रीका पर कब्जा किया। 1488 में बार्थोलोम्यू डियास ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे कैपे ऑफ गुड होप पर पहुंचकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसी दौरान स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज करी। ये आपसी होड़ इतनी ज्यादा हुई कि पुर्तगाल का वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन हुआ जिसने भारत में समुद्री रास्ते का पता लगाया। फिर 1519 में फर्डिनेंड मैगलन अपने 5 जहाजों के बेड़े के साथ पहली बार दुनिया का पूरा समुद्री चक्कर लगाने निकले। हालांकि वो पुर्तगाल के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने स्पेन के समुद्री बेड़े को लीड करने का फैसला किया। वो खुद फिलीपींस की एक लड़ाई में मारे गए। मैगलन ने स्थानीय राजाओं के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उस समय वो जिस भी आइलैंड पर जाते थे उनसे दोस्ती कर लिया करते थे। तो उस समय वो लड़ाई वहां पर चल रही थी। वहां मक्तन द्वीप के प्रमुख लप्पू लप्पू के साथ में लड़ाई में शामिल हो गया, जहां उन्हें तीर और भाले से मार दिया गया। लेकिन उनका बेड़ा 1522 को पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापिस स्पेन पहुंचा। फिर ब्रिटेन के जॉन कैबोट ने 1497 में उत्तरी अमेरिका की खोज की। 1770 में जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की खोज का दावा किया। डच के नाविक विलियम जोन्सजून ने 1606 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों पर सबसे पहले यूरोपीय नजर डाली। 1534 में फ्रांस के जैक्स कार्टियर ने कनाडा के हिस्से की खोज की और ऐसा करके यूरोपियन आपसी होड़ में लगे रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था वहां के मसाले, सोना, चांदी, रेशम, कीमती पत्थर अपने देश लाना और अपने को और ज्यादा समृद्ध बनाना। भारत, चीन, अफ्रीका और अमेरिका में अपार प्राकृतिक संसाधन थे, इसलिए यूरोपियन देशों ने उन पर कब्जा करने और वहां के संसाधनों को लूटने के लिए जो वो कर सकते थे वो सब किया। ये अपने आप को दुनिया में सबसे सभ्य मानते थे और बाकी सब लोग इनके सामने आदिवासी कबीलाई या इनके हिसाब से जंगली हुआ करते थे। यूरोपियन देश आपस में शक्ति प्रदर्शन में लगे रहे। जिसने ज्यादा जमीन कब्जाई वही बड़ा देश। इसलिए कॉलोनियल रेस यानी उपनिवेश बनाने की दौड़ शुरू हुई। स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, फ्रांस सभी इसमें शामिल हो गए। समय के साथ साथ ये दौड़ इतनी तेज हो गई कि यूरोप ने लगभग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। इससे स्थानीय आबादी का दमन, लूट, गुलामी और सांस्कृतिक विनाश शुरू हुआ। यूरोपियन देश अमीर और ताकतवर बनते चले गए। उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों का अपना उपनिवेश बना लिया। साल 1492 में उस समय उसने स्पेन की रानी इसाबेला और राजा फर्डिनेंड के सहयोग से समुद्री यात्रा शुरू की थी। उसका मकसद था भारत और एशिया का नया समुद्री रास्ता खोजना, ताकि मसाले लाने और भारत में व्यापार करने का रास्ता छोटा हो जाए। मगर गलती से वो अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस अपने साथ 3 जहाज, 90 लोग, हथियार, बंदूकें, तलवारें, खाने पीने की चीज, सुंदर सुंदर मोती, रंगीन कपड़े लेके गया था। कोलंबस सबसे पहले सेंट्रल अमेरिका के सैन सेल्वाडोर आइलैंड पर पहुंचा। कोलंबस का वहां के लोगों ने स्वागत किया, खाने पीने को बहुत सारा सामान दिया, बल्कि उनको मेहमान ही नहीं, उसे दैवीय शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन कोलंबस ने बदले में उसकी जमीनें हड़प ली, उनके साथ शोषण किया और वापस आते समय कुछ लोगों को बंदी बनाकर अपने देश स्पेन ले आया।
1493 में कोलंबस फिर 17 जहाजों और सैकड़ों सैनिकों के साथ दोबारा से वापस अमेरिका लौटा। इस बार इसने पूरा कब्जा जमाना शुरू किया। जिन स्थानीय लोगों ने साथ दिया उनको साथ लिया और जिन्होंने उनका विरोध किया उनको मार के वहां से भगा दिया। उसके बाद ब्रिटेन के जॉन कैबोट 1497 में पहली बार न्यू फाउंडलैंड जगह पर पहुंचा, जो अभी कनाडा में है। फिर 1607 में वर्जीनिया जेम्सटाउन अमेरिका में अपना असली कब्जा जमाना शुरू किया। उन्होंने वहां पर स्थानीय लोगों की जमीनें कब्जाई, उनको गुलाम बनाया और अपना व्यापार बढ़ाया। ऐसा करके नेटिव अमेरिकन को धीरे धीरे मिटाने की साजिश चलनी शुरू हो गई। स्पेन ने ज्यादातर दक्षिण हिस्सों पर कब्जा किया और ब्रिटेन ने इसी हिसाब से उत्तरी हिस्सों पर कब्जा किया, जो अभी कनाडा और उत्तरी अमेरिका का हिस्सा आता है। जब पहली बार कोलंबस भारत की खोज में निकला था तो उसने सोचा कि वो इंडिया पहुंच गया है। असल में वो मिडिल अमेरिका का साल साल्वाडोर पर पहुंचा था। उसने वहां जो लोग देखे वो इंडियन जैसे ही दिखे, क्योंकि वहां नेटिव अमेरिकन की जो स्किन है वो इंडियन जैसी ही दिखी और शक्ल भी बिल्कुल इंडियन जैसी ही मिलती है। कई जनजातियां अपने शरीर पर लाल रंग लगा के रखती हैं, वो सजावट के लिए। कोलंबस को लगा कि वे इंडिया ही पहुंच गया और स्पेन वासियों को 8-10 साल तक बिल्कुल नहीं पता लगा कि वो कोई अलग महाद्वीप पे हैं और वो इनको इंडिया ही समझते रहे। फिर जब बाद में पता चला तब तक उनका नाम चलन में आ चुका था। कोलंबस जब वापस यूरोप में स्पेन पहुंचा तब उसने कहा कि वहां पे रेड इंडियन लोग रहते हैं। तो रेड इंडियन लोग 15 से 20 हजार साल पहले मूल रूप से एशिया से आए थे, खासकर साइबेरिया और मध्य एशिया के कुछ हिस्से से। इन लोगों ने हजारों साल पहले एशिया से अमेरिका में प्रवेश किया था। उस टाइम पर पृथ्वी पर हिमयुग चल रहा था, यानी आइस एज चल रही थी। समुद्र का स्तर नीचे था, जिससे साइबेरिया और अमेरिका अलास्का के बीच एक जमीन का पुल बना हुआ था, जिसे बेरिंग लैंड ब्रिज कहते हैं। ये पुल बेरिंग स्ट्रेट के पास था। आज वो समुद्र के नीचे डूब चुका है। ये लोग एशिया से शिकारी और घुमंतु जीवन के कारण धीरे धीरे जानवरों का पीछा करते हुए और बेहतर जीवन और भोजन की तलाश में इस जमीनी पुल के जरिए अलास्का पहुंचे थे। वहां से धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका में फैल गए। हजारों सालों में सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका तक पहुंच गए। डीएनए टेस्ट से साफ हुआ है कि नेटिव अमेरिकन के पूर्वज एशिया, खासतौर पर साइबेरिया के लोग थे। इनमें भाषाओं, चेहरे की बनावट और कंकाल की बनावट में एशिया का प्रभाव दिखता है। कुछ नेटिव अमेरिकन की शक्ल कदकाठी भारतीय या चीनी लोगों से मिलती जुलती है। 1492 में जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, उस टाइम पर सैकड़ों स्वतंत्र प्रजातियां और हजारों स्थानीय समूह अमेरिका में रह रहे थे। 3-4 बड़े बड़े साम्राज्य थे। एज़टेक, माया, लिनका और मिसिसिपियंस थे। वे सांस्कृतिक रूप से लगभग एक दूसरे से अलग थे। उनकी भाषा, पहनावा, पूजा पद्धति हर इलाकों में अलग अलग थी। जब यूरोपियन लोगों ने अमेरिका पहुंचकर उनको देखा तो वो लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अमेरिका में झील के बीच बसा करीब 2 लाख की आबादी वाला शहर देखा। वहां शहर में नहरें, पुल, बाजार, मंदिर की साफ सफाई, जबरदस्त सिस्टम था। उनके व्यवस्थित शहर, मंदिर, सड़कें सब यूनिक थे। वे पानी के ऊपर तैरते खेतों में अनाज, फल, सब्जियां सब उगाते थे। इससे खाद्य उत्पादन की क्रांति आ गई। कैलेंडर और गणित का विकास हो चुका था। एज़टेक कैलेंडर सटीक समय का निर्धारण करता था। वे खगोल शास्त्री और समय के मापन में बिल्कुल उन्नत हो चुके थे। उनके पास संगठित सेना और मजबूत प्रशासन था। बड़े स्तर पर व्यापार और टैक्स प्रणाली चल रही थी। ऐसे लोगों पर कब्जा करना इतना आसान काम नहीं था। फिर यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने जैसे बाकी दुनिया पर किया वैसे उनके साथ किया। उनकी पीठ पे छुरा घोंपने का काम शुरू कर दिया। पहले उनसे हाथ मिलाया, फिर उन्हीं के हाथों को एक एक करके काटना शुरू किया। यूरोपियन लोगों ने बीमारी, तकनीकी हथियार, धोखे से और उनके आपसी सामाजिक मतभेद का फायदा उठाकर अमेरिका की बड़ी सभ्यता को मिटाना शुरू किया। यूरोपियन अपने साथ बीमारी लेके आए। वहां के लोकल लोग इस बीमारी का अनुकूल नहीं थे, जिससे करोड़ों लोग मर गए। फिर युद्ध, कब्जा, गुलामी, जबरन धर्म परिवर्तन शुरू हुआ। हजारों नेटिव अमेरिकन को जबरन हजारों किलोमीटर पैदल चलाकर दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया, ताकि उनकी उपयोगी जमीन का खनन किया जा सके, जिससे लाखों लोग मर गए। नेटिव लोगों के पूरे गांव जला दिए और उनके खेतों को उजाड़ दिया। पोखोट्स जैसे क्षेत्रों में खुलेआम नरसंहार किया गया। स्पेनिश सैनिकों और बाकी उपनिवेशकों ने नेटिव महिलाओं के साथ में जबरदस्ती संबंध बनाए। कई बार बस्तियों पर कब्जा करते हुए महिलाओं का निशाना बनाया। जबरन संबंधों से यूरोपियन और नेटिव महिलाओं की संतानें हुई, जिसे मैस्टीजो कहा गया। ये बड़े पैमाने पर हुआ। नेटिव महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान पूरी तरह से खत्म कर दिया। कुछ जगहों पर चर्च और प्रशासन की मिली भगत से शोषण हुआ। कई बार महिलाओं को जानबूझकर इन्फेक्टेड करके वापस नेटिव बस्तियों में भेजा जाता था, ताकि उन औरतों और बच्चों के जरिए बाकी बस्तियों के अंदर भी बीमारियां फैल जाएं, और इससे बहुत से बच्चे मरते थे। अमेरिका में यूरोपियन कब्जे के दौरान नेटिव महिलाओं और लड़कियों के साथ में बड़े लेवल पर यौन शोषण, गुलामी, जबरन शादी और नस्लीय मिश्रण किया गया। इनसे उनका सामाजिक अपमान हुआ।
जिनका असर आज भी नेटिव समाज पर महसूस किया जाता है। इन घटनाओं ने नेटिव सभ्यताओं की सामाजिक संरचना को गहरा नुकसान पहुंचाया। यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने एज़टेक, इनका, माया जैसी महान सभ्यताओं को कुछ ही दशकों में खत्म कर दिया। यूरोपियन के आगमन के बाद सब कुछ बदल गया। नेटिव अमेरिकन की लगभग 6 से 8 करोड़ की पॉपुलेशन जो थी, कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये आंकड़ा 10 करोड़ के लगभग बताते हैं, और लगभग 90% की आबादी 100 साल से भी कम समय में खत्म कर दी। यूरोपियन का अमेरिका की तरफ खींचने का सबसे बड़ा कारण उनका सोना चांदी था। खासकर एज़टेक एम्पायर में विशाल खजाने थे। इनका एम्पायर के अंदर पोतोसी की सिल्वर माइंस विश्व की सबसे प्रसिद्ध खदानों में से एक है। बाकी और भी खेती की बहुत सारी फसलें थी, सब्जियां, चोको, कपास, लकड़ी, फर और जानवरों की खालें थी, जो उनके बहुत काम आने वाली थी। वो उन पर पूर्ण रूप से कब्जा करना चाहते थे। ये अमेरिकन लोगों के रहते हो नहीं सकता था, इसलिए स्पेन और ब्रिटेन ने मिलकर अलग अलग जगह से इसे खत्म करने का हर संभव प्रयास किया। नेटिव लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ते थे, यूरोपियन कब्जे का विरोध करते थे और संसाधनों की रक्षा करते थे, कई बार लड़ते और विद्रोह भी करते थे। इसलिए यूरोपियनों को महसूस हुआ कि अगर नेटिव लोग जिंदा रहे तो हम खुलकर अमेरिका का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे। नेटिव लोगों की मौजूदगी में यूरोपियनों को सुरक्षा का खतरा रहता था। उनकी जमीन और खदानों का कब्जा करना इतना आसान काम नहीं था। वे संसाधनों की लूट होने से उन्हें रोकते थे, उनका विरोध भी करते थे। इसलिए साजिशन बीमारियां फैलाना, युद्ध करना, धोखा देना और नरसंहार करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 90% आबादी 1600 ईस्वी तक होते होते खत्म कर दी थी। अब यूरोपियन को एक बड़ी समस्या सामने आई कि उनके अमेरिका के अंदर इतने बड़े देश में काम करवाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता महसूस हुई। उनको लगा कि इतने बड़े देश में काम करने के लिए मजदूर कहां से लाए जाएं। स्पेन, ब्रिटेन के अलावा और भी कई देश, पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड वगैरह, ये सब अपने अपने कॉलोनी अमेरिका के अंदर आके बसा चुके थे। फिर ये सब यूरोपियन कॉलोनाइजर द्वारा अफ्रीका से करोड़ों लोगों को जबरन गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया। करीब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफ्रीकी गुलाम कैरिबियन, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में लाए गए। उनमें लाखों लोग रास्ते में बीमारी से, भूख से और अमानवीय हालत से मर गए। ब्राजील, क्यूबा, जमाइका, हाइती से गुलाम सबसे बड़े पैमाने पर लाए गए। 1619 में पहली बार अफ्रीकी गुलाम वर्जीनिया लाए गए थे। यूरोप के ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी से गरीब अपराधी, कर्जदार मजदूरों को वहां पर लाया गया, जिनको बाद में सेना में ही भर्ती किया गया। उन्होंने यूरोपियन बंधुआ मजदूरों को 5 से 7 साल के एग्रीमेंट पर अमेरिका लेके आए। फिर बाद में एग्रीमेंट पूरा होने पर उन्हें बदले में जमीन और आजादी 2 ऑप्शन दिए गए। इनकी मुख्य तौर पर गन्ने, कपास, तंबाकू की खेती, खदानों में काम करने और घरेलू काम करने के लिए नौकरों की जरूरत को पूरा करना था, जो एक तरह से उनके गुलाम ही थे। बाद में चीन, भारत और अन्य एशिया से भी मजदूर लाए गए, खासकर रेलवे और खदानों में बड़े प्रोजेक्ट में काम करवाने के लिए। उनकी जरूरत उनको महसूस हुई। वहां से वो सब लोग सस्ती मजदूरी पर अमेरिका में काम करने को तैयार थे। इससे अमेरिका का नस्लीय और सामाजिक ढांचा पूरी तरह बदल गया। उस समय स्पेन, ब्रिटेन के साथ फ्रांस, डच, पुर्तगीज, स्वीडिश, डेनमार्क से भी जो उपनिवेशक आए थे, उनमें सबसे ज्यादा मेजर लैंड कंट्रोल स्पेन और ब्रिटेन का ही था। नेटिव लोगों का सफाई करने के बाद स्पेन और ब्रिटेन 2 मेन पावरफुल कॉलोनाइजर बचे। अब उनकी भी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो गए। स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ये सब एक दूसरे से लड़ाई करने लग गए। नेटिव आबादी खत्म या फिर कमजोर होने के बाद असली दौड़ अमेरिका के संसाधनों, जमीन और समुद्री नियंत्रण करना था। वो अमेरिका पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखे भेड़िए मांस पर। अमेरिका में लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन थी। हर देश ज्यादा जमीन चाहता था। अब कॉलोनाइजर के आपस में धर्म को लेकर भी मतभेद शुरू हो गए। स्पेन और फ्रांस कैथोलिक थे, ब्रिटेन और नीदरलैंड प्रोटेस्टेंट। दोनों के बीच गहरी दुश्मनी शुरू हो गई। सब में ग्लोबल पावर बढ़ाने की होड़ लगी हुई थी। अमेरिका में ज्यादा कब्जा का मतलब था कि यूरोप में और दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होना। 15वीं ईस्वी में स्पेन सबसे ज्यादा सोना, चांदी और जमीन पर कब्जा करने वाला देश था और सबसे ज्यादा पावरफुल था। 1600 में स्पेन कमजोर हो गया, ब्रिटेन और फ्रांस मजबूत हो गए। 1700 में ब्रिटेन सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ और उसने फ्रांस को हराया। 1800 में यूएसए खुद ताकतवर बनकर उभरा। उस टाइम पर कॉलोनाइजर कमजोर पड़े। शुरू में स्पेन पावर में था, देन ब्रिटेन शक्तिशाली हुआ और इन सब की आपसी लड़ाई में नेटिव लोगों की पॉपुलेशन और भी कम हो गई, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी देश के साथ होते थे या कभी कभी दोनों देशों के साथ भी एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते थे। अब ये सब यूरोपियन देश आपस में लड़ने लगे थे। 1620 से 1674 में ब्रिटेन और डच का आपस में युद्ध हुआ। उस समय न्यू एम्स्टर्डम डच के पास था। 1664 में ब्रिटेन ने इसे जीत लिया और इसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया।
ब्रिटेन को ताकत और व्यापारिक बंदरगाह मिल गया। डच का प्रभाव अमेरिका से खत्म हो गया। 1689 से 1697 के बीच किंग विलियम्स वॉर हुआ। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष में नेटिव अमेरिकन गठबंधन भी फ्रांस के साथ था। फ्रांस ब्रिटेन को अमेरिका से निकालना चाहता था। यह लड़ाई कनाडा न्यू हॉलैंड के बॉर्डर पर हुई। इस जगह का नाम न्यू हॉलैंड ब्रिटेन ने खुद रखा था। इस युद्ध में कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड का टकराव शुरू हो गया। इन दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई। इससे नेटिव अमेरिकन आबादी और बस्तियों को भारी नुकसान हुआ। 1702 से लेकर 1713 में क्वीन एलिस वार हुआ। यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया। इस वार में फ्रांस ने स्पेन का साथ दिया। यह लड़ाई कनाडा और फ्लोरिडा के क्षेत्रों में हुई थी। इसमें फिर से फ्रांस और स्पेन ने अपनी कब्जा हुई जमीन कुछ खोनी पड़ी। ब्रिटेन को न्यू फाउंडलैंड और अकाडिया का क्षेत्र मिल गया। फ्रेंच और इंडियन वार 1754 से लेकर 1763 तक 7 साल तक लगातार चला, जिसमें ब्रिटेन के साथ फ्रांस और कुछ नेटिव अमेरिकन गठबंधन लड़े। यह अमेरिका में सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इसमें ब्रिटेन को कनाडा, ओहायो घाटी, मिसिसिपी नदी के पूर्वी इलाके मिल गए और फिर ब्रिटेन अमेरिका में सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। इस लड़ाई में फ्रांस ने अमेरिका का लगभग सारा इलाका खो दिया। नेटिव अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान हुआ। ब्रिटेन का विस्तार उनकी जमीनों तक पहुंच गया। स्पेन ने भी कुछ क्षेत्र गंवाए, हालांकि उसे लुइसियाना का पश्चिमी हिस्सा मिल गया। अब ब्रिटेन का एक तरफा पावरफुल होना बाकी सब देशों के लिए जलन का, नफरत का विषय बना और वो सब उनसे बदला भी लेना चाहते थे। वो चाहे कुछ भी तरीका हो, वो उनको अमेरिका से बाहर निकालना चाहते थे। इस नफरत से फ्रांस को और भी ज्यादा नुकसान हुआ। इस नफरत से पैदा हुआ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन, अमेरिकी रिवॉल्यूशन, जो 8 साल तक 1775 से लेकर 1783 तक चला। इसमें ब्रिटेन के लोग खुद ही, यानी उन्हीं की अमेरिका में बसाई गई 13 कॉलोनी उसी के खिलाफ और अमेरिका के साथ खड़ी हो गई। अब ये अमेरिकन लोग कौन थे? जो कॉलोनाइजर अपने साथ अपने लोगों को लेके गए थे, वो उनके लोग वहां रहते थे, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों के बच्चे हुए, वो अपने आप को अमेरिकन मानते चले गए। सरकार ने उनके ऊपर भी वही सेम कानून लागू कर दिया, उन पर टैक्स लगा दिया और टैक्स से परेशान होकर वो अपने आप को स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे और सभी कॉलोनी को बाहर निकालना चाहते थे। फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड ने भी अमेरिका का साथ दिया। ऐसा करने से ब्रिटेन कमजोर पड़ गया और अमेरिका आजाद हो गया। इससे फ्रांस ने अमेरिका से अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। ब्रिटेन को अमेरिका से हराकर उसने अपनी हार का बदला लिया और स्पेन को कुछ दक्षिणी इलाके मिल गए। इसमें ज्यादा नुकसान सभी का हुआ। ब्रिटेन ने अपनी 13 कॉलोनी खो दी, नेटिव अमेरिकन ने अपनी जमीन और ताकत खोई, फ्रांस आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, जिससे बाद में फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जिसका अमेरिका देश था उनके साथ क्या हुआ? क्या उनको फ्रीडम मिली? जवाब है, नेटिव अमेरिकन को अमेरिका से आजादी का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उनका नुकसान ही हुआ, बल्कि और तेजी से नुकसान हुआ। अमेरिका आजाद होने के बाद अमेरिकी सरकार ने वही किया जो पहले ब्रिटिशर्स करते थे, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक, आक्रामक तरीके से। अमेरिका बनने के बाद नेटिव लोगों को अमेरिका का नागरिक ही नहीं माना गया। अमेरिकी सरकार ने नेटिव अमेरिकन की जमीन कब्जा करना और भी तेज कर दिया। नेटिव लोगों से कई बार जमीन के बदले संधियां की गई, पर अधिकतर बार उन्हें तोड़ा गया। इंडियन रिमूवल एक्ट 1830 में इस तरह के कानून लाए गए जिसमें नेटिव लोगों को जबरदस्ती पश्चिम की ओर भेजा गया। अब पश्चिम की ओर भेजने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर नेटिव लोग रहते हैं और इस जमीन का कोई उपयोग करना है या कुछ एक्सप्लॉयटेशन करना है, तो वहां से उनको हटा के किसी और जगह पे भेजते थे। तो इस तरीके से जहां जिस जमीन का यूज ना हो वहां उनको भेजा जाता था। तो ऐसे करके वो निकलने से मना भी करते थे, तो इसमें बहुत सारे लोग मर भी जाया करते थे। 1890 के अंदर वाउंडेड नी मासेकर हुआ, जो नेगेटिव की अंतिम सबसे बड़ी बगावत थी। उनको क्रूरता से कुचल दिया गया, उनके नेटिव नेता को मार भी दिया गया और इसके साथ अमेरिकी सेना ने नेटिव लोगों के 250 साथियों को मार दिया। इससे पूरी दुनिया में मानवाधिकार हनन की निंदा की गई, पर इसमें कोई बड़ी कार्रवाई किसी भी देश ने अमेरिका के खिलाफ नहीं करी। इसके बाद नेटिव लोग हमेशा हमेशा के लिए दबा दिए गए। अब इससे यह बात क्लियर हो गई कि अमेरिका में असल एशियन लोगों का राज था, जो प्रकृति पूजक थे। अब उनकी पॉपुलेशन कुल अमेरिकी आबादी के सिर्फ 2% ही है। क्या अब भी अमेरिकी सरकार असल में यूरोपियन लोगों की ये जो है, क्या उनको दबा रही है? हाँ, उनको डर है कि दोबारा फिर से कहीं विद्रोह करना ये लोग शुरू ना कर दें, इसलिए सरकार अब भी कदम उठा रही है। पूरी तरह से खुलेआम शोषण भले ही न कर रही हो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आज भी नेटिव कम्युनिटी को दबा के रखा जाता है।
ताकि शक्तिशाली आंदोलन उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। ये लोग अमेरिका के मालिक हुआ करते थे, आज उनको ही अमेरिकी सरकार के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है और गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। उनके लिए अलग से जगह दे दी गई है, वो सिर्फ वहीं पर रहेंगे। जब वो आम लोगों के बीच जाते हैं तो उनके साथ नस्लीय भेदभाव होता है। उनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं की पूरी कमी है। मीडिया में नेटिव मुद्दों को बहुत कम दिखाया जाता है। पॉलिटिकल लेवल पर कोई सुनवाई नहीं होती है। यानी धीरे धीरे सिस्टम ऐसा बनाया गया कि जिससे नेटिव लोगों की आवाज कमजोर रहे। इन यूरोपियन कॉलोनाइजर ने विशेष रूप से अमेरिका ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ हिस्से, पैसिफिक आइलैंड्स में बड़ी तबाही मचाई थी। कैरिबियन से कई मूल निवासियों को अपने स्वार्थ के लिए लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। वे अपने आप को दुनिया में सबसे सभ्य मानते हैं, बाकी सब उनके हिसाब से आदिवासी, कबीलाई और जंगली लोग हैं। इन सबको ठीक करना उनका धर्म है। इनकी चर्च ने भी नॉन क्रिश्चियन देशों को असभ्य बताकर उन पर कब्जा करना जायज ठहराया है। भारत की आबादी ज्यादा थी, वरना आज हम भी नेटिव अमेरिकन की तरह कई रिजर्व जगह पर पड़े होते और देश आजाद होने के बाद भी हम बदहाली की जिंदगी जी रहे होते। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और किसी देश के बारे में या किसी स्पेशल एक एरिया के बारे में, किसी स्टेट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यहां तक वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।